हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट करमशिला आईएएस। डियर फ्रेंड्स, ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हिंदी मीडियम से हैं। उनको द हिंदू पढ़ने में शुरू में प्रॉब्लम्स आती है। तो द हिंदू के लिए मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट किया है। और कुछ की डिमांड ये थी कि आप दैनिक जागरण में भी कुछ ऐसे हमको बताइए ताकि हम उसको पढ़ने का एक तरीका सीख सकें। तो उसी लिए ये एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की कि दैनिक जागरण को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उसका वे क्या रहे और कैसे उसमें से नोट्स मेकिंग की जाती है। तो उसी के लिए स्टार्ट किया हमने सीरीज। आप देखते हैं कितने दिन चलती है जब तक आप सीख नहीं जाओ। आज 16 अप्रैल 2020 में कौन कौन सी न्यूज आई है उन सभी का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट है अल नीनो प्रभाव। दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पे इसका जिक्र किया गया है न्यूज़ का। प्रशांत महासागर की जब जल की सतह ऊपर रहती है, प्रशांत महासागर की जब उसका तापमान अधिक हो जाता है तो इसी घटना को बोलते हैं एल नीनो। इससे प्रभाव क्या होता है, भारत का जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो इससे कमजोर पड़ जाता है। अगर इसका उल्टा होता है तो उसको बोलते हैं ला नीना प्रभाव। प्रशांत महासागर की ऊपरी सतह सामान्य से ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो इससे हमारा जो देश का दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो बढ़ जाता है। मीन्स एक तरफ अल नीनो हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए खराब है तो ला नीना उसका विपरीत जो प्रभाव है वो हमारे दक्षिण पश्चिमी मानसून के लिए अच्छा है। अब आगे हम देखते हैं इसको पढ़ना कैसे हमको। हमेशा 11th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 जलवायु मीन्स क्लाइमेट, उसमें अल नीनो एवं भारतीय मानसून इन दोनों का कोरिलेशन दे रखा है प्रभाव। तो उसमें लिखा हुआ है कि हर 5 से 10 साल में होने वाली घटना है। इसका प्रभाव क्या होता है, कई जगह बाढ़ आती है, जैसे पेरू में बाढ़ आएगी। सूखा, भारत में सूखा आता है इसके कारण। परिघटना, ये कैसी परिघटना है, ये वायुमंडल तथा महासागर दोनों को मिलाकर एक परिघटना होती है। ये भारतीय मानसून को कमजोर करती है। अब अल नीनो क्या होता है, पूर्वी प्रशांत महासागर। तो ये पूर्वी प्रशांत महासागर किस साइड पड़ रहा है, पेरू के साइड। जितना भी हमारा साउथ जो अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका, उस तरफ जो प्रशांत महासागर उसको बोलते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर। तो पेरू के तट के निकट, मीन्स ये दक्षिण अमेरिकी देश है। मानचित्र में इसको जरूर देखें, पेरू के निकट यहाँ पर एक उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है, मीन्स गर्म जलधारा के रूप में। और सामान्यतः ये जो भूमध्य सागरीय जो जलधारा है, भूमध्य रेखीय मीन्स इक्वेटर, वहाँ पर इक्वेटर पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इक्वेटर के पास में जो एक गर्म जलधारा निकलती है उसी को बोलते हैं भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा, उसी का विस्तार है। और ये कहाँ तक चली जाती है, ये पेरुवियन और हेम्बोल्ट एक दो ठंडी जलधाराएं हैं जो पेरू के तट के निकट रहती हैं, उनको प्रतिस्थापित कर देती है कौन, अल नीनो जो धारा है वो, मीन्स भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा। इसके कारण पेरू के तट का तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है और उस टाइम वहाँ गर्मी रहती है दिसंबर के समय, क्योंकि ये साउथ पोल है। इफेक्ट क्या होता है कि समुद्र का जो वाष्पन है वो अनियमित हो जाता है। भूमध्य रेखीय जो वायुमंडलीय परिसंचरण है उसमें भी विकृति आ जाती है। और जो प्लांट फाइटोप्लैंक्टन है जो समुद्र में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और जो पानी पर तैरते रहते हैं, उनकी भी संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है। अगर हम एक कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एयर मीन्स वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, एक होता है उच्च वायुदाब, एक होता है निम्न वायुदाब। उच्च वायुदाब का मतलब होता है सघन वायु। जब ठंडी होती है तो ये क्या होती है, कूलिंग इफेक्ट के कारण जब बहुत ज़्यादा सघन हो जाती है तो यहाँ पर वायु के जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं सघन, तो यहाँ पर वायुदाब अपने आप ज़्यादा हो जाता है, मीन्स ठंडी वायु का वायुदाब ज़्यादा रहेगा। निम्न वायुदाब ऐसी वायु जो वहाँ जहाँ पर वायु के गर्म होने के कारण कण दूर दूर फैल जाते हैं, तो इसी कारण गर्म वायु का मीन्स हीटिंग इफेक्ट, मीन्स गर्म होने के कारण वायु क्या होती है, विरल होती है और वहाँ वायुदाब निम्न होता है। और कणों का परिसंचरण मीन्स वायु हमेशा किधर से परिसंचरित होगी, ट्रांसपोर्ट, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। क्योंकि उच्च वायुदाब की जगह क्या है, वायु के कण बहुत ज़्यादा है। हमको पता है कि जहाँ पर कण ज़्यादा होंगे वहाँ से कम कणों की ओर वो क्या होगा, उसका परिसंचरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भारतीय मानसून का अगर सिंपल वे में ले तो देखते हैं, सामान्य अवस्था में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु मीन्स यहाँ अप्रैल मई के समय में तपना स्टार्ट हो जाएगा नॉर्थ इंडिया, मीन्स तिब्बत का पठार बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो यहाँ जब गर्म होगा तो हमको पता है लो प्रेशर का जोन डेवलप होगा, मीन्स लो प्रेशर मीन्स निम्न वायुदाब। मेडागास्कर वहाँ पर हाई प्रेशर मीन्स वहाँ हमारा जो नॉर्थ इंडिया है उसकी तुलना में मेडागास्कर वाला जो एरिया है वहाँ ज़्यादा ठंडा होगा, तो हाई प्रेशर होगा। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनें चलना स्टार्ट होगी। और जो पवन हमारे यहाँ अरब सागर से जो जलवाष्प, जो पानी का गर्म रहेगा थोड़ा, तो वहाँ से जलवाष्प लेकर
उस रूप में हवाएं चलना स्टार्ट होगी। इसीलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी बोलते हैं, क्योंकि दक्षिण से चलती है और पश्चिम की तरफ से एंटर करती है, इसीलिए इसको दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोलते हैं। और लगभग हमारे देश की 60 से 70% वर्षा इसी मानसून से होती है। इसके द्वारा खरीफ की फसलें इसमें बोई जाती है। मक्का, ज्वार, बाजरा, धान, मूंगफली, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। यूपीएससी में कई बार पूछा जा चुका है। अब एल नीनो प्रभाव में क्या होता है कि हमारे यहाँ पर तो हाई लो प्रेशर जोन डेवलप है। कहाँ पर? उत्तरी जो भारत है वहाँ पर, तिब्बत के पठार के आसपास। मेडागास्कर में भी हाई प्रेशर का जोन डेवलप है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें साउथ अमेरिका, पेरू के आसपास, तो पेरू के आसपास यहाँ पर हेम्बोल्ट ठंडी धारा थी, तो उसके कारण हमेशा हाई प्रेशर रहा करता था। लेकिन भूमध्य रेखीय उष्ण जलधारा के कारण यहाँ पर जो भूमध्य रेखीय उष्ण जलधारा है वो काफ़ी अंदर तक आ जाती है, हेम्बोल्ट जलधारा को प्रतिस्थापित कर देती है और पेरू के तट के निकट का जल क्या हो जाता है? गर्म। तो यहाँ पर भी गर्म जल के कारण क्या हो गया? एक लो प्रेशर डेवलप हो गया। तो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इंडियन कंटिनेंट में भी पवनें जाएगी और इधर भी पवनें खींच ली जाती है। इससे क्या होगा? भारतीय जो मानसून के लिए जो हवाओं की गति है वो क्या होगी? कमजोर, क्योंकि यहाँ तट का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के लगभग बढ़ जाता है और इससे हमारा भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। तो कई जगह सूखा पड़ता है इसके कारण। तो यही है मानसून का एल नीनो पर इंडियन मानसून का क्या इफेक्ट, एल नीनो का इंडियन मानसून पर क्या इम्पैक्ट होता है। एक एडिटोरियल दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पे आर्थिक आपदा, तो यहाँ सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है। बेरोजगारी दर शहरों में 30% है, ग्रामीण में 20%। 30% का मतलब अगर 100 व्यक्ति काम करने लायक हैं तो उनको 30 को क्या नहीं मिल रहा है? रोजगार। तो ये क्या है? बेरोजगारी दर। रोजगार की अगर बात करें तो 90% असंगठित क्षेत्र में है, 10% संगठित क्षेत्र में है। इसका मतलब क्या होता है? असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं उन लोगों को पेंशन, बीमा, भत्ते, छुट्टियां, इन सभी का लाभ नहीं मिलता है। अगर असंगठित क्षेत्र का व्यक्ति संडे को काम करने नहीं जाता है तो उसको उसकी सैलरी नहीं मिलेगी, उसको पेंशन नहीं मिलती, रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट वाली जैसी कोई बात नहीं होती, बीमा नहीं मिलता है। तो ये सभी संगठित क्षेत्र को मिलते हैं। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। लेकिन गवर्नमेंट ने श्रम योगी मानधन योजना लेके आई है असंगठित क्षेत्र के लिए भी, बीमा के लिए और पेंशन के लिए। स्वास्थ्य सेवा, दैनिक जागरण के पेज नंबर 8 पे वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019 में भारत का 195 कंट्रीज में 57 रैंक है। और ये जारी किसके द्वारा किया गया है जाता है? ये ऐसा आर्टिकल में कुछ भी नहीं लिखा हो, लेकिन हमको लिख के रखना है हमेशा एग्जाम के लिए कि न्यूक्लियर थ्रेड इनिशिएटिव, जॉन्स हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, इन तीनों के द्वारा ये सम्मिलित रूप से निकाला जाता है। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारे द्वारा स्वास्थ्य पर खर्च 1.6% जीडीपी का खर्च किया जाता है और ग्लोबल लेवल पे 6% जीडीपी का है। हमारी जो नई स्वास्थ्य नीति आई है उसमें हम 2025 तक 2.5% जीडीपी का खर्च करेंगे स्वास्थ्य सेवाओं पर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोरोना वायरस के कारण हमारी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा गया है कि उतनी अच्छी नहीं है। 5th नंबर का टॉपिक है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पर ही आया है। इसकी स्थापना की गई थी 1989 में G7 देशों के द्वारा। अब G7 देशों के द्वारा इसकी स्थापना की जा रही है, मीन्स ये संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। ये किस लिए स्टार्ट की गई थी? इसका कार्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, मीन्स गलत तरीकों से जो धन कमाकर सही कामों में लगा दिया जाता है और उसको सही कागज में दिखाया जाता है कि ये सही तरीकों से कमाया जाता है, तो ऐसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। आतंकी वित्त पोषण, मीन्स आतंकी परिघटनाओं के लिए, घटनाओं के लिए जो पैसा दिया जाता है, आतंकी प्रशिक्षण के लिए पैसा दिया जाता है, उसको रोकना। भारत इसका सदस्य है। वर्तमान इसके 37 देश और 2 संगठन इसके सदस्य हैं। 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे एंड ब्लैक। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान है, ब्लैक लिस्ट में ईरान और उत्तरी कोरिया है। ब्लैक लिस्ट में होने का मतलब ज़्यादा तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध। 2019 में FDI जो भारत में आई थी सबसे ज़्यादा मॉरिशस से आई थी, उसके बाद सिंगापुर, उसके बाद नीदरलैंड। ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मॉरिशस से ज़्यादा FDI क्यों आती है? क्योंकि जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एक एग्रीमेंट है, मीन्स जब कोई कंपनी वहाँ पर टैक्स दे देती है मॉरिशस में तो दोबारा फिर इंडिया में उसको एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए बहुत सारी कंपनियां मॉरिशस से काम करती हैं। FDI से रिलेटेड मॉरिशस क्योंकि ग्रे लिस्ट में था किसी कारणवश FATF में, इसीलिए मॉरिशस का जो FDI आता था उसको सही नहीं माना जाता था इंडिया में। लेकिन हाल ही में अभी इसको अगेन सही जो निवेशक है उनको रजिस्टर्ड करने का और उनको मान्यता देने का काम सेबी ने किया है। टॉपिक्स एंड सोर्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक एंड CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दैनिक जागरण के पेज नंबर 10 पे।
थोक मूल्य सूचकांक में वस्तु और सेवाओं दोनों को सम्मिलित कर कर निकाला जाता है, और ये निकालता कौन है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये दोनों याद रखना। अगर हम सीपीआई की बात करें, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो ये मूल्य किसके आधार पर निकाला जाता है? जो वस्तुएं हम डायरेक्टली मार्केट से खरीदते हैं। अगर हम एक नमक का पैकेट खरीदते हैं तो उस आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। इसमें केवल वस्तुएं शामिल की जाती है, और ये निकालता कौन है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो दोनों को अलग अलग संस्थाएं निकालती है, और दोनों में, एक में केवल वस्तु शामिल है, एक में वस्तु और सेवा दोनों शामिल है। सेवा मीन्स जैसे बैंकिंग है, सॉफ्टवेयर सेवा है, ट्रांसपोर्टेशन सेवा है, रेलवे सेवा, ये सभी क्या है? सेवाएं। वस्तुओं जो हम डायरेक्टली उपभोग करते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दैनिक जागरण के पेज नंबर 3 पे ही आया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग पर हमने द हिंदू एनालिसिस किया आज का 16 अप्रैल 2020 का। उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का टॉपिक अच्छे से हमने कवर किया है, तो आप अगर वहाँ से देखना चाहो तो इसको अच्छे से कवर हो जाएगा। और हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में बहुत सारे संशोधन किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इसीलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के लिए। तो हम उन टॉपिक्स का डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे जो द हिंदू और दैनिक जागरण दोनों में कॉमन होंगे, उनको दैनिक जागरण की जगह हम द हिंदू में कवर कर लेंगे। हाँ, यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा कि वो टॉपिक वहाँ कवर हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं इन टॉपिक से। ऑस्ट्रेलिया में आई हाल ही बाढ़, 2011 का क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ ला नीना के कारण आई थी। ला नीना अल नीनो से किस प्रकार भिन्न है? तो ला नीना एंड अल नीनो, तो देखो, ला नीना विश्वत हिंद महासागर में समुद्र के असाधारण रूप से ठंडे तापमान से चरित्रित होता है। तो ला नीना अल नीनो दोनों कहाँ की घटनाएं हैं? प्रशांत महासागर की। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अल नीनो का भारत की दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, अभी हमने देखा था बिल्कुल पड़ता है, जबकि ला नीना का मानसूनी जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका एक का विपरीत प्रभाव पड़ता है तो एक का सही प्रभाव पड़ता है, और जबकि यहाँ दे रहा है कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत। तो इस टाइप से हमको क्वेश्चन करना है, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो क्वेश्चंस हमेशा रिलेटेड आते हैं टॉपिक से, तो इस टाइप से हमको डायग्रामेटिक पढ़ना है यूपीएससी में, ताकि हम डायग्राम बना सकें मेंस में, और जब इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे या प्री में कौन सा बेस क्वेश्चन पूछे तो हम उसको कर सकें। तो एक प्रयास है, जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का जो गैप है उसको हम भरने की कोशिश करेंगे साथ में मिलकर। तो आप सभी देखकर और नोट्स बनाना इससे सीखें और लिखने की ट्राई करें माय डियर फ्रेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज न्यू डिस्कशन।